बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा डेप्रिसिएशन आपको समझ में आ गया क्या होती है। डेप्रिसिएशन के हमने कॉजेस पढ़ लिए, रीजंस के एसेट क्यों डेप्रिशिएट होता है। अब हम पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन के मेथड्स। जब हम नॉन करंट एसेट को डिप्रिशिएट करते हैं तो उसके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो कोर्स है उसके अंदर देयर आर 3 मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहला मेथड है सर स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। खास तौर पे जो आईजीसीएसई वाले हैं वो उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं। इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड ये पहला मेथड है, जिसको कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। सेकंड मेथड इज रिड्यूसिंग बैलेंस, जिसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। और जो तीसरा मेथड हमारे कोर्स में है वो है रीवैल्यूएशन मेथड। रीवैल्यूएशन मेथड। तो बेटा देयर आर 3 मेथड्स इन आवर सिलेबस, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस एंड रीवैल्यूएशन। एक एक करके बेटा तीनों मेथड्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला समझे बेटा। फॉर्मूला है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब एसेट हमने ओरिजिनली जितने में बाय किया है वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, माइनस करेंगे इसमें से स्क्रैप वैल्यू इफ एनी। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है सर? आज जो हमने फॉर एग्जांपल एक एयर कंडीशनर खरीदा 1 लाख रुपए का, हमारे अंदाजे के मुताबिक इसकी लाइफ अगर है 4 साल, तो 4 साल के बाद ये जो एसी है जब हम इसको स्क्रैप करेंगे, स्क्रैप में जब बेचेंगे, कबाड़ी को बेचेंगे तो कितने में बिकेगा? तो ये कहलाती है स्क्रैप वैल्यू, जिसको रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। सही, रेजिडुअल वैल्यू या साल्वेज वैल्यू भी कहते हैं। सही, साल्वेज वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू समझ में आ गया। कॉस्ट में से एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे। एस्टिमेटेड ही होती है, एक्चुअल तो जब पता लगेगी जब 4 साल गुजरेंगे, लेकिन हमने डिप्रिसिएशन तो अभी से चार्ज करना शुरू करनी है, तो हम एक्चुअल स्क्रैप वैल्यू नहीं ले सकते, हम एस्टिमेटेड लेते हैं। डिवाइड करेंगे उसको लाइफ से। किससे डिवाइड करेंगे? लाइफ। एसेट की जो लाइफ अगर दी हुई है तो डिवाइड करेंगे, और अगर लाइफ नहीं दी हुई होगी बेटा तो उसकी जगह हमें परसेंटेज दी हुई होगी, रेट। तो हम क्या करेंगे? रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें बेटा, अगर हमें लाइफ दी हुई होगी एसेट की तो कॉस्ट को लाइफ से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और अगर लाइफ नहीं दी हुई और हमें दी हुई है परसेंटेज रेट दिया हुआ है 10%, 20%, तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे और रेट से, परसेंटेज से क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई कर देंगे। और सर अगर हमें स्क्रैप वैल्यू ना दी हुई हो तो क्या होगा? तो स्क्रैप वैल्यू को छोड़ दें, फिर फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ या कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। सही, अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं दी हुई तो कॉस्ट को लाइफ से लाइफ से डिवाइड करेंगे, या अगर परसेंटेज रेट दी हुई है तो रेट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करें। तो ये हो गया बेटा आपका फॉर्मूला, कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ या कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। एप्लीकेबल फॉर या एप्रोप्रिएट फॉर। सवाल ये आता है सर स्ट्रेट लाइन मेथड कौन से एसेट्स के लिए सूटेबल है? बेटा हर मेथड हर तरह के एसेट के लिए नहीं है। हमें ये देखना है बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड कौन से एसेट्स के लिए सूटेबल। जैसे कि बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड रिकमेंडेड है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, प्लांट एंड मशीनरी, ये वो एसेट्स हैं बेटा जिनके लिए सूटेबल मेथड कौन सा? स्ट्रेट लाइन। इन सारे एसेट्स में एक चीज जो है वो कॉमन है, एनी नॉन करंट एसेट फॉर विच यूजेज पैटर्न इज नॉट क्लियर। बेटा देखें, जो परमानेंट वाले एसेट्स हैं जो हम बार बार चेंज नहीं करते, जैसे कि अगर आप देखो बिल्डिंग बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म लाइफ होती है, बार बार बिल्डिंग चेंज नहीं की जाती। फर्नीचर भी नॉर्मली बहुत ज्यादा चल रहा होता है, सही है। और प्लांट एंड मशीनरी भी उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, 25 साल 30 साल ना, क्योंकि महंगी आती है मशीनरी, प्लांट और जो ना फैक्ट्री का तो करोड़ों रुपए में आता है, तो उसको हम बार बार चेंज नहीं करते। तो हर वो एसेट जिसका या तो हमें यूजेज पैटर्न पता है कि हर साल इक्वल यूज हो रहा है, या अगर यूजेज पैटर्न हमें नहीं पता कि कैसा यूज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में बेटा क्या होता है? हर साल जो डिप्रिसिएशन आती है वो इक्वल आती है। क्यों? जब हम कॉस्ट को लाइफ से डिवाइड करेंगे तो हर साल आंसर एक ही आएगा। ऐसे ही या कॉस्ट को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर एक ही आएगा। जैसे 1 लाख कॉस्ट है और लाइफ है 4 साल, 1 लाख डिवाइड बाय 4 साल, हर साल 25,000 क्या होगी? डिप्रिसिएशन। और अगर
4 साल नहीं दिए हुए तो उसकी जगह 25% दिया होगा, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 25% हर साल इक्वल डिप्रिसिएशन आएगी 25,000। समझ में आ रहा है? ये पहला मेथड हो गया बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको इक्वल इंस्टॉलमेंट या कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। दूसरा मेथड है आरबीएम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। पहले फॉर्मूला समझे भाई। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला था बेटा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू नहीं होती, यहाँ पे उसकी जगह एक और चीज हम लेते हैं और वो होती है अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। क्या होती है सर? अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्या चीज होती है सर? अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का एक और भी नाम होता है बेटा, और वो नाम होता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्या होता है सर? ये होती है अभी तक की टोटल डिप्रिसिएशन। क्या होती है? पूरी अभी तक जब से हमने एसेट खरीदा तब से लेके साल के शुरू तक, ये होती है अक्यूमुलेटेड। यहाँ जो हम अक्यूमुलेटेड लेते हैं साल के शुरू की लेते हैं, ओपनिंग लेते हैं। क्लोजिंग क्यों नहीं लेते? क्योंकि इस साल की डिप्रिसिएशन तो अभी हमारे पास है नहीं, इस साल की डिप्रिसिएशन तो अभी हम कैलकुलेट करने लगे हैं। तो ये जो अक्यूमुलेटेड आएगी बेटा, ये आएगी स्टार्ट ऑफ द ईयर। कौन सी आएगी? स्टार्ट ऑफ द ईयर। कॉस्ट में से बेटा अगर हम अभी तक की डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट बुक वैल्यू, एनबीवी। कॉस्ट में से अभी तक की डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी? एनबीवी, नेट बुक वैल्यू, जिसको कैरिंग वैल्यू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरिंग वैल्यू। तो बेटा ये फॉर्मूला है। अच्छा, पहला साल है तो पहले साल में अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बेटा अगर एसेट हमने नया खरीदा तो पहले से तो कोई डिप्रिसिएशन पड़ी हुई नहीं। तो हम क्या करेंगे बेटा, कॉस्ट में से कॉस्ट पे डायरेक्टली परसेंटेज लगा दें। जैसे स्ट्रेट लाइन में होता था कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, तो पहले साल में अगर रेट सेम है तो स्ट्रेट लाइन हो या रिड्यूसिंग हो, दोनों का आंसर सेम होगा। हाँ, अगर स्क्रैप वैल्यू होगी तो स्ट्रेट लाइन का आंसर डिफरेंट होगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। लेकिन ज्यादातर सवालों में स्क्रैप वैल्यू नहीं होती, तो फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट और कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। पहले साल स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग आंसर देगा सेम, लेकिन स्ट्रेट लाइन में हर साल इक्वल डिप्रिसिएशन होती है। रिड्यूसिंग में क्या होगा? कॉस्ट में से, सही है, जैसे अगर हम दूसरे साल पे आ गए तो पहले साल की डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर परसेंटेज से मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल है बेटा 1 लाख का एसेट है और रेट है 25%, तो पहले साल तो 1 लाख का 25% लगाएंगे, 25,000 आएगा स्ट्रेट लाइन में भी और रिड्यूसिंग में। सेकेंड ईयर क्या होगा? 1 लाख में से पहले 25 वैल्यू गिर चुकी है पहले साल में, 1 लाख में से 25 माइनस करेंगे, कितनी वैल्यू बची? 75,000। फिर 75,000 पे लगाएंगे 25%। अरे बासन, जो भी आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल शायद आंसर आएगा 18,750। सही है, मेरा एक गेस है, शायद सही हो शायद ना हो। तो बेटा अब अगले साल क्या करेंगे? फिर कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड माइनस करेंगे। अक्यूमुलेटेड का मतलब अभी तक की टोटल, पहले साल की 25 थी, दूसरे साल की थी फॉर एग्जांपल 18,750, तो अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। कॉस्ट में से पहले 2 सालों की डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अब जो एनबीवी है वो और कम हो जाएगी, हर साल एनबीवी कम होती जाएगी, तो जब हम उसको परसेंटेज लगाएंगे तो डिप्रिसिएशन भी कम होती जाएगी। रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होता है? इसको रिड्यूसिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि बैलेंस रिड्यूस होता जाता है, एनबीवी कम होती जाती है। जब नेट बुक वैल्यू बेटा कम होती जाएगी तो डिप्रिसिएशन भी हर साल क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये हो गया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सर कहाँ अप्रोप्रिएट है, कौन से ऐसे एसेट हैं जिनके लिए हमें रिड्यूसिंग बैलेंस यूज करना चाहिए? पहली बात तो एग्जामिनर आपको बता देगा कि आपने ये मेथड यूज करना है, लेकिन बाद औकात वो थियोरेटिकल क्वेश्चन भी देता है, आपसे वो रीजनिंग पूछ सकता है, यार ये बताओ बिल्डिंग के लिए स्ट्रेट लाइन क्यों यूज करें या कंप्यूटर के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस क्यों यूज करें? तो उसका रीजन क्या है बेटा? जितने भी टेक्नोलॉजिकल एसेट हैं उसके ऊपर रिकमेंडेड है रिड्यूसिंग बैलेंस। कौन से एसेट पे? टेक्नोलॉजिकल। जैसे गाड़ियां टेक्नोलॉजिकल एसेट होता है, आप देखते हैं बार बार नए मॉडल्स आते हैं, नई जनरेशन आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है। सही है, पहले पेट्रोल वाली गाड़ी आती थी, उसके बाद सीएनजी लगना आ गई उसके अंदर, उसके बाद जो है वो हाइब्रिड व्हीकल्स आ गई, उसके बाद अब देखें अब ईवीज आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। सही है, तो अब आप देखें टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, तो जितने भी टेक्नोलॉजिकल एसेट है उस पर कौन सा मेथड यूज होना चाहिए बेटा? रिवैल्यूएशन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। गाड़ियां टेक्नोलॉजिकल एसेट है बिल्कुल। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट में क्या आता है? कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, आईपैड, फोटोकॉपी मशीन। सही, ये सारे क्या होते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, नए मॉडल आ गए, कोर i3 है, i5 है, i7 है, i9 है।
तो ये है आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांस। एयर कंडीशनर हो गए, और कोई भी टेक्नोलॉजिकल एसेट है तो उसके ऊपर रिकमेंडेड है रिड्यूसिंग बैलेंस। यहाँ पे हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि सर टेक्नोलॉजिकल एसेट पे रिड्यूसिंग क्यों यूज करना है, कौन कहता है। भाई देखें, पहली बात यह है कि टेक्नोलॉजिकल एसेट, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है, आउट ऑफ डेट हो जाती है। तो अगर टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आउट ऑफ डेट हो रही है तो हम क्या करें, हर साल इक्वल डिप्रिशिएट करें? नहीं, शुरू के सालों में ज्यादा करेंगे और बाद में कम करेंगे। रिड्यूसिंग में बेटा ऐसे ही होता है, शुरू में अगर पहले साल हम डिप्रिसिएशन लगाते हैं तो वो कॉस्ट पे लगाते हैं तो वो ज्यादा लगेगी। अगले साल हम लगाएंगे नेट बुक वैल्यू पे, 1 लाख में से 25 वैल्यू गिर गई, 75 बच गई, 75,000 पे लगाएंगे 25% फॉर एग्जाम्पल। सही है। फिर क्या करेंगे, 75 में से और डिप्रिसिएशन जो हुई 18,750 और माइनस करेंगे, फिर 56,250 समथिंग बची, फिर उस पर लगाएंगे 25%। तो बेटा टेक्नोलॉजिकल एसेट चूंकि बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाते हैं तो उस पर हम स्ट्रेट लाइन के बजाय क्या करेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस यूज करेंगे ताकि उसकी वैल्यू जल्दी जल्दी जो है वो हम गिराएं। दूसरा बेटा इसमें एक और पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल एसेट के अलावा कि हम क्यों रिड्यूसिंग बैलेंस यूज करते हैं टेक्नोलॉजिकल एसेट पे, और दूसरा पॉइंट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला। अब इसको जरा समझें बेटा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या होता है, जैसे मिसाल लेते हैं, हम नई गाड़ी ले रहे हैं, ब्रांड न्यू गाड़ी है हमारी, तो बताएं शुरू में अगर गाड़ी ब्रांड न्यू है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हाई होगी या लो होगी? ऑब्वियस सी बात है भाई, जब नई गाड़ी है तो उसको रिपेयर या मेंटेनेंस इतना कराने की जरूरत नहीं होती। अगर ब्रांड न्यू है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस बहुत लो होगी। अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस लो होगी तो डिप्रिसिएशन क्या करेंगे, हाई चार्ज करेंगे, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस में आपको पता है इनिशियल ईयर्स में डिप्रिसिएशन ज्यादा होती है। क्यों? पहले साल तो हम कॉस्ट पे लगाते हैं, कॉस्ट तो सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाएगी बेटा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस बढ़ेगी। अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस बेटा बढ़ती जा रही है तो डिप्रिसिएशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। गाड़ी बेटा नई है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कम है तो डिप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करेंगे। गाड़ी पुरानी होती जाएगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बढ़ती जाएगी तो डिप्रिसिएशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। डिप्रिसिएशन कम क्यों होगी? क्योंकि एनबीवी कम होगी, उसकी वजह से डिप्रिसिएशन कम होगी। बात समझ आ रही? तो ये पॉइंट है फेवर में कि क्यों टेक्नोलॉजिकल एसेट के ऊपर जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस यूज करना चाहिए, क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात। थर्ड और आखिरी मेथड जो हमारे कोर्स में बेटा वो है रीवैल्यूएशन मेथड। रीवैल्यूएशन मेथड जो है उसका एक फॉर्मूला है छोटा सा, वो समझ लें। फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल माइनस क्लोजिंग। सही। इसको याद रखने के लिए हमने एक निमोनिक बनाया है, OADC। सही। O फॉर ओपनिंग, A फॉर एडिशन, D फॉर डिस्पोजल, C फॉर क्लोजिंग। OADC कैसे याद रखें? सही। एक निमोनिक ये है ONA लेवल फ्रॉम डिफेंस कैंपस। ONA लेवल फ्रॉम डिफेंस कैंपस, एक ये निमोनिक है। और दूसरा ये बनाया है मैंने ONA लेवल फ्रॉम दुबई सिटी। सही, दुबई सिटी। तो ONA लेवल फ्रॉम डिफेंस कैंपस या दुबई सिटी, बात एक ही है, इससे हम कर सकते हैं इसको। अब ओपनिंग का क्या मतलब बेटा? ओपनिंग का मतलब जब ये साल शुरू हुआ तो एसेट जो हमारे पास कितने पड़े हुए थे। पहली बात ये बेटा, ये मेथड है रीवैल्यूएशन मेथड। कौन सा मेथड है? रीवैल्यूएशन मेथड। वैल्यूएशन मेथड में बेटा हम कॉस्ट नहीं लेते बल्कि वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? वैल्यू। तो अगर ओपनिंग की बेटा हमें कॉस्ट भी दी हुई है और वैल्यू भी दी हुई है तो हम वैल्यू लेंगे, कॉस्ट नहीं लेंगे। एडिशन, जो नया एसेट खरीदा उसकी जो कॉस्ट है और वैल्यू सेम होगी। जितने में हमने खरीदा वही हमारी कॉस्ट है और जितने में हमने खरीदा वही उसकी आज की वैल्यू होगी। तो यहाँ कॉस्ट और वैल्यू सेम होगी। डिस्पोजल बेटा, जो एसेट बेचा उसकी अगर कॉस्ट भी दी हुई है और वैल्यू भी दी हुई है तो हम वैल्यू लेंगे। सही है। और अगर वैल्यू नहीं दी हुई एसेट की तो जितने में बेचा हम वो अमाउंट लेंगे। हम ये अस्यूम करेंगे कि जितने में बेचा वही उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। सही है। डिस्पोजल में बेटा कभी भी हमने कॉस्ट नहीं लेनी, यहाँ पे रीवैल्यूएशन मेथड में हमने वैल्यू लेनी है। अगर वैल्यू भी दी हुई है और प्रोसीड्स भी दी हुई है, जितने में बेचा तो हम वैल्यू लेंगे, और अगर वैल्यू नहीं दी हुई तो फिर हम मजबूरन ले लेंगे सेल प्रोसीड्स। जितने में बेची हम अज्यूम करेंगे वही वैल्यू है। अगेन ईयर एंड पे हम कॉस्ट नहीं लेंगे, हम उसकी वैल्यू लेंगे। वैल्यू बोलेगा, वैल्यूएशन बोलेगा या नेट बुक वैल्यू बोलेगा, बात एक ही। रीवैल्यूएशन मेथड सर कहाँ पे रिकमेंडेड है? रिकमेंडेड है छोटे मोटे एसेट्स के लिए, लो वैल्यू एसेट्स के लिए। लो वैल्यू एसेट्स कैसे हैं? जैसे कि लूज टूल्स। लूज टूल्स क्या होता है बेटा? जैसे हम गाड़ी सही कराने जाते हैं, सही है, गैराज में बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो बेटा वो टूल्स
जो लूज है, सही। एक तो वो टूल्स होते हैं जैसे प्रॉपर जो है ना वो फिक्सचर वगैरह लगे हुए हैं, जैसे गाड़ी का हाइड्रोलिक पंप है, वो गाड़ी को ऊपर उठा रहा है, तो वो तो एक इक्विपमेंट है प्रॉपर ना, सही है, मशीनरी वगैरह लगी हुई है। एक होते हैं लूज टूल, जैसे स्क्रू ड्राइवर है, पाना है, सही है, तो इस तरीके के टूल्स होते हैं, हैमर होता है, सही है। तो ये क्या कहलाते हैं भाई, ये कहलाते हैं लूज टूल्स। तो जो छोटे मोटे टूल्स हैं उसके लिए कौन सा मेथड रिकमेंडेड है, रीवैल्यूएशन में। क्रॉकरी हो गई, क्रॉकरी हम समझते हैं भाई जो बर्तन है, सही है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में यूज होते हैं। प्लेट्स हो गई, जग हो गया, ग्लासेस हो गए, क्रॉकरी, सही है। कटलरी हो गई, कटलरी मतलब फोक नाइफ वगैरह ये सारी चीजें। क्रेट्स हो गए, जैसे पहले शीशे वाली बॉटल्स आती थी, पेप्सी, सेवन अप वगैरह, सही, अब तो मेरे ख्याल से तकरीबन खत्म हो गई हैं ग्लास वाली बॉटल्स। तो वो जो ग्लास वाली बॉटल्स होती थी उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्रेट्स यूज होते थे, ब्लू कलर के पेप्सी के ना, और ये ग्रीन कलर के सेवन अप के। तो वो जो क्रेट्स होते थे, सही है, वो भी एक एसेट है, नॉन करंट एसेट, तो उसको डिप्रिशिएट करने के लिए हम रीवैल्यूएशन मेथड, जैसे लेबोरेटरी में इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, अगर आप साइंस लैब में चले जाएं, सही, या केमिस्ट्री लैब में, फिजिक्स लैब में चले जाएं, तो वहां पे बीकर और उस तरीके की ट्यूब्स और ये सारे जार और फ्लास्क और ये सारी चीजें पड़ी होती है ना। तो ये जो लेबोरेटरी इक्विपमेंट वगैरह इसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा मेथड, रीवैल्यूएशन मेथड। तो जो छोटे मोटे एसेट है बेटा उसके लिए रिकमेंडेड है रीवैल्यूएशन मेथड, सही। अब यहाँ पे एक बेटा कॉन्सेप्ट ये भी है मटीरियलिटी, क्योंकि बेटा ये जो एसेट्स हैं ये इममटीरियल हैं, छोटे मोटे एसेट। तो छोटे मोटे एसेट्स पे टाइम जाया नहीं करना हमने कि भाई उसको प्रॉपर डिप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर प्रॉपर मेथड यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग, तो उसमें कॉस्ट का अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा, आगे हम पढ़ेंगे। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर गेन या लॉस अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा जब एसेट बिकेगा, डिस्पोजल अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा। तो इतनी पंचायत ना करनी पड़े इसके लिए, क्योंकि इममटीरियल एसेट्स हैं, तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे बेटा, रीवैल्यूएशन मेथड। तो बेटा डेप्रिसिएशन के आपको तीन मेथड समझ में आ गए, कौन कौन से, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस एंड रीवैल्यूएशन मेथड। बेटा डेप्रिसिएशन के मेथड तो तीन है, लेकिन जो दो ऐसे मेथड्स हैं स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग, जो कि ज्यादा कॉमन है, जो ज्यादा टेस्ट होते हैं एग्जाम में, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए दो तरह की पॉलिसीज यूज हो सकती हैं। अब ये पॉलिसीज क्या भला है सर, डेप्रिसिएशन के मेथड्स तो समझ में आ गए, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग और रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन को छोड़ दें अभी, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग में दो तरह की पॉलिसीज हो सकती हैं बेटा। एक होती है फुल ईयर पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी है बेटा, फुल ईयर पॉलिसी, सही है, और दूसरी होती है मंथ वाइज पॉलिसी। फुल ईयर पॉलिसी क्या होती है सर, फुल ईयर पॉलिसी का मतलब बेटा जो हमने एसेट बाय किया उसकी हम डेट नहीं देखेंगे, किस डेट को बाय किया, किस मंथ में बाय किया, सिर्फ ये देखेंगे कि 31 दिसंबर अगर हमारा ईयर एंड है तो ईयर एंड पे ये एसेट मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर ईयर एंड पे एसेट पड़ा हुआ है तो उस एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पूरे 12 महीने की, सही। चाहे 1 जनवरी में खरीदा, जनवरी टू दिसंबर 12 महीने हो गए, चाहे 1 जुलाई में खरीदा, जुलाई से दिसंबर 6 महीने हुए हैं, फिर भी 12 महीने की चार्ज करेंगे क्योंकि फुल ईयर पॉलिसी। अगर अक्टूबर में खरीदा तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर सिर्फ 3 महीने यूज किया है, फिर भी 12 महीने की चार्ज करेंगे। अगर हमने बेटा खरीदा 1 दिसंबर में, 1 महीना यूज किया, फिर भी 12 महीने की। और अगर 31 में ईयर एंड हो रहा है, 30 दिसंबर में खरीदा, एक दिन पहले ईयर एंड से, फिर भी पूरे 12 महीने की चार्ज करें। तो बेटा क्या लिखा, फुल ईयर डिप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। जिस साल बेटा एसेट बाय करेंगे पूरे साल की डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, किसमें, फुल ईयर। और फुल ईयर ये भी कहता है बेटा कि जिस साल एसेट बेच देंगे उस साल कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। जिस साल एसेट बेच देंगे कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करें। क्या मतलब, सर अगर ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर और ईयर एंड से पहले हमने एसेट बेच दिया, सही है, कब बेचा भाई, इससे फर्क नहीं पड़ता कब बेचा, बस इस साल अगर एसेट बेच दिया तो अब कोई डिप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है हमने बेटा 1 महीना चलाया और बेच दिया, सही है, जनवरी के एंड पे, या 6 महीने चला के बेच दिया 30 जून में, या 9 मंथ चला के बेच दिया, या हमने पूरे 11 महीने यूज किया आखिरी महीने में बेच दिया, या हमने पूरे 12 महीने यूज किया और आखिरी दिन बेच दिया। 31 को ईयर एंड हो रहा है और 30 दिसंबर पे हमने एसेट बेच दिया पूरा साल यूज करके,
लेकिन ईयर एंड पे चूंकि एसेट मौजूद नहीं है तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो। बेटा फुल ईयर पॉलिसी में जिस साल एसेट खरीदेंगे पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जिस साल एसेट डिस्पोज ऑफ कर देंगे, बेच देंगे, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं है। कौन सी पॉलिसी है? फुल ईयर पॉलिसी। सेकंड जो पॉलिसी है जो कि ज्यादा एक्यूरेट है वो है मंथ वाइज पॉलिसी, जिसको प्रो रेटा बेसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रो रेटा बेसिस, मंथ वाइज पॉलिसी। यहाँ पे मैंने लिखा है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब ये बेटा, अगर एग्जामिनर आपको बोलता नहीं है कि फुल ईयर पॉलिसी है तो बाय डिफॉल्ट बेटा हम कौन सी पॉलिसी यूज करेंगे? मंथ वाइज पॉलिसी। जब तक एग्जामिनर मुंह से ना बोले नोट फुल ईयर डिप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नो डिप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, जब तक ऐसे बोले ना अपने मुंह से, तो फिर ये कौन सा मेथड होगा बेटा? फिर मंथ वाइज पॉलिसी। मंथ वाइज में क्या करेंगे बेटा? हम मंथ को काउंट करेंगे। लेट सपोज हमने एसेट खरीदा 1 जनवरी को और ईयर एंड हो रहा है दिसंबर में। जनवरी से दिसंबर चूंकि पूरे 12 महीने हो गए तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे पूरे साल की। लेकिन अगर एसेट खरीदा है 1 जुलाई में और ईयर एंड हो रहा है दिसंबर, तो जुलाई से दिसंबर बेटा सिर्फ 6 महीने हमने एसेट यूज किया है तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 6 महीने। अगर हमने एसेट खरीदा है 1 अक्टूबर में तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर सिर्फ 3 महीने यूज किया है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 3 महीने। अगर हमने एसेट खरीदा है 1 दिसंबर को, सिर्फ 1 महीना हुआ है एसेट खरीदे हुए, तो हम डेप्रिसिएशन 1 महीने की चार्ज करेंगे। तो 1/12 कर देंगे या 2/12, 3/12, 6/12, 9/12 एंड सो ऑन। सही है। ये कौन सी पॉलिसी है? मंथ वाइज। मंथ वाइज में बेटा जो एसेट खरीदा उस पे भी मंथ काउंट करेंगे और जो एसेट बेचा उस पे भी मंथ काउंट करेंगे। सही है। फॉर एग्जांपल हमने एसेट बेच दिया 30 जून को, तो हम जनवरी से लेकर जून तक काउंट करेंगे 6 महीने, और जो एसेट बेचा उस पे भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 6 महीने। अगर एसेट बेचा 30 सितंबर में तो जनवरी टू सितंबर काउंट करेंगे 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करें। और अगर हमने एसेट बेचा है फॉर एग्जाम्पल 1 दिसंबर में या 30 नवंबर में, तो हम 11 मंथ्स की चार्ज करेंगे क्योंकि आखिरी के 1 महीने एसेट नहीं था। सही है। तो ये बात समझ में आ रही है बेटा मंथ वाइज पॉलिसी में? मंथ वाइज में हमें मंथ काउंट करने होते हैं। जो एसेट बेटा हमने खरीदा उस पे भी मंथ काउंट करेंगे, जो बेचा उस पे भी मंथ काउंट करेंगे। फुल ईयर में बेटा ना खरीदने पे मंथ काउंट करने हैं ना बेचने पे। जिस साल खरीदा पूरे 12 महीने की चार्ज करेंगे, जिस साल बेचा कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे।